हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू फोकस यूपीएससी बाय एसपीआर। आज के 12 नवंबर के एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एज ऑलवेज देयर विल बी 3 सेक्शंस। सबसे पहले डेली न्यूज़ आर्टिकल्स एक्सप्लेन, जहां हम रिसेंट करंट अफेयर्स को थोड़ा डेप्थ में समझेंगे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद आएगा वैल्यू एडिशन सेक्शन। ये उन टॉपिक्स के लिए हैं जो आपके मेंस आंसर्स में केस स्टडीज़ या बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं, ताकि आपके आंसर्स और एनरिच्ड और क्रेडिबल बन सके। और अंत में न्यूज़ इन शॉर्ट, प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक एंड क्रिस्प एग्जाम ओरिएंटेड अपडेट्स। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ। रेड फोर्ट का कार ब्लास्ट इंसिडेंट, रोल ऑफ एनआईए एंड एनएसजी। दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास कार एक्सप्लोजन ने इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को दोबारा नेशनल स्पॉटलाइट में ले आया है। 9 लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए। जो सबसे दिक्कत की बात है ये वो है कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स में ना कोई क्रेटर मिला है या स्प्लिंटर वुंड, जिससे स्पेकुलेशन राइज होता है कि शायद कोई नॉन ट्रेडिशनल एक्सप्लोजिव डिवाइस यूज की गई हो। इस इंसिडेंट की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या एनआईए और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या एनएसजी कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डायरेक्ट सुपरविजन में। एंड दिस इज आवर फोकल पॉइंट फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव। अगर एनआईए की बात करें तो 2008 में 26/11 मुंबई अटैक्स के बाद एनआईए को बनाया गया था। इस एजेंसी का मैंडेट है इंडिया के सॉवरेंटी और सिक्योरिटी को अफेक्ट करने वाले ऑफेंसेस जैसे टेररिज्म और एक्सप्लोजिव रिलेटेड एक्ट्स की इन्वेस्टिगेशन करना। इस एजेंसी का जुरिसडिक्शन पैन इंडिया होता है और स्टेट की अप्रूवल के साथ ये किसी भी केस को ले सकती है। इस केस में भी एनआईए फॉरेंसिक और इंटेलिजेंस लेड इन्वेस्टिगेशन लीड कर रही है और पास्ट प्रेसिडेंट के तौर पे पुलवामा, पठानकोट और उदयपुर जैसे अटैक्स की प्रोब भी इसी एजेंसी ने की थी। साथ ही एनएसजी, जो 1986 के एक्ट के अंदर बना था, ये स्पेशल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके बॉम्ब डेटा सेंटर और स्पेशल एक्शन ग्रुप जैसे ऑपरेशनल विंग्स फील्ड कंटेनमेंट और एक्सप्लोजिव रेसिड्यू एनालिसिस का काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में। अगर इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को देखें तो 2003 के मलिमत कमिटी ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया था। इसी ग्राउंडवर्क से लेटर ऑन एनआईए का फॉर्मेशन हुआ। 2008 का सेकेंड एआरसी रिपोर्ट और 2013 का नरेश चंद्र टास्क फोर्स भी एम्फेसाइज करते हैं कि काउंटर टेररिज्म के इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशनल एफर्ट होना चाहिए, जिसमें एनआईए, एनएसजी, आईबी और स्टेट पुलिस का कोऑर्डिनेशन हो। रेड फोर्ट का ये इंसिडेंट दिखाता है कि अर्बन पब्लिक जोन्स अभी भी कितने वल्नरेबल हैं और एक रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और एडवांस्ड सर्वेलेंस सिस्टम का ज़रूरत कितना ज़्यादा है। एआई बेस्ड थ्रेट प्रेडिक्शन, व्हीकल ट्रैकिंग और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, ये सब अब इंटरनल सिक्योरिटी के सेंट्रल पिलर्स बनना चाहिए। और हाँ, इस तरह की प्रिपेयर्डनेस इंडिया की ग्लोबल इमेज को भी स्ट्रेंथन करेगा। दिस इज स्पेशली थ्रू अंडर द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस सच एज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373, जो ग्लोबल टेररिज्म को रोकने, टेरर फाइनेंसिंग और सेफ हेवंस को खत्म करने पर फोकस करती है। अगला टॉपिक है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो 2025 में अपनी 30 इयर्स कंप्लीट कर रहा है, दैट इज 30 इयर्स ऑफ नालसा। डियर एस्पिरेंट्स, आप सब आर्टिकल 39 से फेमिलियर होंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोविजन है जो कहता है कि लीगल सिस्टम को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रमोट करना चाहिए और कोई भी इंसान सिर्फ इकोनॉमिक या सोशल बैरियर की वजह से जस्टिस से डिप्राइव्ड नहीं रहना चाहिए। इसी प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 बनाया गया था। इस फ्रेमवर्क के अंदर नालसा, दैट इज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, का क्रिएशन हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं पेट्रन इन चीफ। स्टेट लेवल पर उसी तरह SLSAs होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DLSAs यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, जिसे डिस्ट्रिक्ट जज हेड करते हैं। अब फ्री लीगल एड के प्रोविजंस को देखें तो इसके अंदर लीगल एडवाइस, कोर्ट रिप्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग जैसे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और एलिजिबल बेनिफिशियरीज में विमेन, चिल्ड्रन, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, डिजास्टर विक्टिम्स, डिसेबल पर्सन्स और लो इनकम इंडिविजुअल्स इंक्लूड होते हैं। इन बेनिफिशियरीज के लिए एनुअल इनकम की कंडीशन ₹3 लाख रखी गई है, विच इज ₹5 लाख फॉर लीगल सर्विसेज कमिटीज अंडर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस फ्रेमवर्क में कुछ गैप्स भी हैं जिसे मेजर कमिटीज सच एज नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस PN भागवती कमेटी एक्सेट्रा ने भी हाईलाइट किया है। इश्यूज ऐसे हैं जैसे कि DLSA ऑफिसेस का कई रीजन में प्रेजेंस नहीं है, लीगल एड एंटाइटलमेंट के बारे में लोगों में अवेयरनेस ना होना
और एक परसेप्शन की फ्री लीगल एड सर्विसेज है तो लो क्वालिटी की ही होगी, राइट। दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। और इनसे भी सबसे बड़ा चैलेंज है ट्रेन्ड एडवोकेट्स की कमी जो लीगल एड केसेस इफेक्टिवली हैंडल कर सके। अब 2025 में जब नालसा एक्ट अपने 30 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है तो यही वक्त है रेट्रोस्पेक्टिव लेंस से देखने का कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। लीगल अवेयरनेस, पब्लिक परसेप्शन इंप्रूवमेंट और ट्रेन प्रोफेशनल्स का रिक्रूटमेंट, ये सब क्रिटिकल है अगर हम एक्सेस टू जस्टिस को ट्रूली यूनिवर्सल बनाना चाहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के तीसरे टॉपिक की तरफ, बिलासपुर ट्रेन कोलिजन, इंडियन रेलवे सेफ्टी कंसर्न्स। 4 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास एक पैसेंजर ट्रेन एक स्टेशनरी गुड्स ट्रेन से टकरा गया। इस इंसिडेंट में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और लगभग 20 लोग घायल हो गए। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस सजेस्ट करते हैं कि ये इंसिडेंट एक SPAD यानी सिग्नल पास्ड एट डेंजर इंसिडेंट था, मतलब लोको पायलट ने रेड सिग्नल क्रॉस कर दिया था। ऐसे केसेस जनरली ह्यूमन एरर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये भी क्लियरली दिखाता है कि इंडियन रेलवेज के ऑटोमेटेड सेफ्टी और प्रोटेक्शन सिस्टम्स अभी तक पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हुए। रेलवे सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसने इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है। CRS का रोल इंडिपेंडेंट एक्सीडेंट्स इंक्वायरी और सेफ्टी ऑडिट्स कंडक्ट करना होता है ताकि सिस्टेमिक लैप्सेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। लेकिन ये इंसिडेंट एक ब्रॉडर इशू को भी हाईलाइट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन और सेफ्टी मॉडर्नाइजेशन, इसके बीच का इम्बैलेंस। 2012 की खाकोटकर कमेटी ने क्लियर रिकमेंडेशन दी थी कि सिग्नलिंग सिस्टम्स को अर्जेंटली अपग्रेड करना चाहिए और इंडिजिनस ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे कवच को मिशन मोड में डिप्लॉय करना चाहिए। अगर कवच की बात करें तो ये एक इंडिजिनस सेफ्टी टेक्नोलॉजी है जो ऑटोमेटिकली ट्रेन को स्टॉप कर देता है अगर ड्राइवर रेड सिग्नल क्रॉस करने की कोशिश करे। लेकिन अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन अनइवन है, स्पेशली लोअर डेंसिटी जोन्स में, जैसे कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ था। इस टक्कर ने एक बार फिर ये रिमाइंडर दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन तभी मीनिंगफुल होगा रेलवेज में जब उसके साथ प्रोपोर्शनेट सेफ्टी मॉडर्नाइजेशन भी होती है। पब्लिक ट्रस्ट बनाए रखने के लिए अकाउंटेबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन स्पीड दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के लिए ये इंसिडेंट एक ह्यूमन ट्रेजेडी तो था ही, बल्कि एक इकोनॉमिक सेटबैक भी था, क्योंकि बिलासपुर कटनी कॉरिडोर फ्रेट और पैसेंजर ट्रैफिक के लिए भी एक क्रूशियल लिंक है। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? क्लियरली सेफ्टी को अब नॉन नेगोशिएबल प्रायोरिटी बनाना चाहिए। टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग, AI ड्रिवन सिग्नलिंग, सेंट्रलाइज्ड कमांड सिस्टम्स और ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग पर सीरियस फोकस की ज़रूरत है। साथ ही रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स और फटीग मैनेजमेंट प्रोग्राम्स फॉर द लोको पायलट्स एंड ऑपरेशनल स्टाफ, इसको भी इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। अब आते हैं एक एनवायरमेंटल गवर्नेंस से जुड़े वैल्यू एडिशन सेक्शन पर। प्रोटेस्ट फॉर क्लीन एयर। इस साल नवंबर के स्टार्टिंग में दिल्ली का AQI 400 से 450 के बीच पहुंच गया था। दैट इज इन द सीवियर कैटेगरी एज पर सफर इंडिया डेटा। पूरे शहर में टॉक्सिक स्मॉग स्प्रेड हो गया था और इस बार सिटीजन्स ने अपना साइलेंस तोड़ दिया। इंडिया गेट पे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स एक साथ आए एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग देयर राइट टू ब्रीथ क्लीन एयर। ये प्रोटेस्ट एक सिंबॉलिक रिएक्शन ही नहीं था, बल्कि एक सिविक अवेकनिंग भी था। प्रोटेस्टर्स ने एयर पोल्यूशन को सिर्फ एक सीजनल न्यूसेंस ही नहीं, बल्कि आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ के पार्ट के एक रूप में फ्रेम किया। साथ ही आर्टिकल 48A दैट इज द स्टेट्स ड्यूटी और आर्टिकल 51A सब क्लॉज G विच इज द सिटीजन्स ड्यूटी, दोनों को ही हाईलाइट करते हुए कहा कि क्लीन एयर इज नॉट अ प्रिविलेज, इट इज अ राइट। इन एक्शन प्रोटेस्टर्स के मुताबिक अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल बिट्रेयल भी है। नेशनल लेवल पर डिमांड्स क्लियर थे। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम या NCAP को मेजरेबल और टाइम बाउंड बनाना चाहिए और CAQM या कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को एम्पावर करना चाहिए ताकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और UP के बीच एयर शेड लेवल कोऑर्डिनेशन हो पाए। प्रोटेस्टर्स ने एनुअल सिटी वाइज AQI स्कोर कार्ड्स, पब्लिक डेटा डिस्क्लोजर और थर्ड पार्टी ऑडिट्स की भी मांग की। डेटा भी इस अर्जेंसी को जस्टिफाई करता है क्योंकि लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर साल 2 मिलियन से ज़्यादा प्रीमेच्योर डेथ्स ड्यू टू एयर पोल्यूशन होता है। वर्ल्ड बैंक ने भी एस्टिमेट किया है कि एयर पोल्यूशन की वजह से GDP का 8.5% तक वेलफेयर लॉस होता है
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के 2024 रिपोर्ट ने दिखाया कि सिर्फ 35% एनकैप सिटीज अपने PM 2.5 टारगेट्स अचीव कर पाए हैं। सो क्लियरली देयर इज अ पॉलिसी गैप। कमिटीज और कोर्ट्स ने भी इस इशू को रिपीटेडली फ्लैग किया है। अगर TSR सुब्रमण्यम कमेटी को देखें और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज को भी देखें तो उन्होंने रियल टाइम मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन फेलियर्स पे कंसर्न दिखाया है। लॉ कमीशन रिपोर्ट 287 ने तो रेकमेंड भी किया था कि राइट टू क्लीन एयर को आर्टिकल 21 के अंदर एक्सप्लिसिटली एनफोर्सेबल बनाया जाए। जुडिशियली देखें तो MC मेहता केस और सुभाष कुमार केस ने क्लीन एयर को राइट टू लाइफ के कोर पार्ट के रूप में रीअफर्म किया है। क्लीन एयर के सब्जेक्ट में ग्लोबल पैरेलल्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बीजिंग ने 2013 से 2021 के बीच अपना PM 2.5 लेवल 50% तक रिड्यूस किया थ्रू स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और सिटीजन एक्टिविज्म। नॉर्थ मैसेडोनिया में प्रोटेस्ट ने नेशनल क्लीन एयर प्लान को ट्रिगर किया और इंडिया के अंदर सूरत ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड सिटीजन्स डैशबोर्ड से पार्टिसिपेटरी मॉनिटरिंग का मॉडल दिया। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये प्रोटेस्ट एक लार्जर डेमोक्रेटिक असर्शन बन गए हैं जहां एनवायरमेंटल जस्टिस, पब्लिक हेल्थ और गवर्नेंस एथिक्स के साथ आए हैं। क्लीन एयर अब सिर्फ इकोलॉजिकल इशू ही नहीं है बल्कि गवर्नेंस और इक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया है। इस इशू का वे फॉरवर्ड क्लियर है। हर सिटी के लिए एनुअल AQI स्कोर कार्ड्स मैंडेटरी होना चाहिए। डेटा ट्रांसपेरेंसी और थर्ड पार्टी ऑडिट्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए। टेक्नोलॉजी जैसे AI बेस्ड फोरकास्टिंग को एक्सपांड करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, EVs और स्कूल अवेयरनेस कैंपेन्स को एक्टिवली प्रमोट करना चाहिए। एज UNEP के क्लीन एयर इनिशिएटिव ने कहा था, द राइट टू ब्रीथ क्लीन एयर इज नॉट अ प्रिविलेज बट अ पब्लिक एंटाइटलमेंट। चलिए अब कुछ क्रिस्प न्यूज हेडलाइंस पर नजर डालते हैं अंडर द न्यूज इन शॉर्ट सेक्शन। डिस्कवरी ऑफ DNA स्ट्रक्चर। जेम्स वाटसन, जिन्होंने फ्रांसिस क्रिक के साथ 1953 में DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था, उनका हाल ही में देहांत हो गया। उनकी डिस्कवरी ने जेनेटिक्स का पूरा लैंडस्केप ही बदल दिया था। लेकिन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स उनके कुछ कंट्रोवर्शियल रेसिस्ट रिमार्क्स की वजह से साइंटिफिक कम्युनिटी ने उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट कि साइंस डज नॉट सपोर्ट हिज रेशियली बायस्ड व्यूज। नेक्स्ट है ऑल्टर मैग्नेटिज्म का टॉपिक। ऑल्टर मैग्नेटिज्म का कंफर्मेशन एक नए मैग्नेटिक स्टेट का डिस्कवरी है। ये फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के बीच का एक हाइब्रिड फॉर्म है। इसका फ्यूचर यूज स्पिनट्रॉनिक्स में, जो कि इलेक्ट्रॉन स्पिन्स के साथ रिलेटेड है, क्वांटम कंप्यूटिंग और एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हो सकता है। लेकिन अभी सेंट्रल चैलेंज ये है कि हाई क्वालिटी मटेरियल्स का सिंथेसिस और इंडस्ट्रियल स्केल एप्लीकेबिलिटी अभी तक कंफर्म्ड नहीं है। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में। टिल देन, दिस इज फोकस UPSC बाय SPM साइनिंग ऑफ। जय हिंद।